सवाल आपसे है कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत बच्चे बोर हो जाते हैं और हिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? मतलब एज अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन मैं आपको बता सकती हूँ कि अधिकतर इतिहास जो लिखा जाता है वो बच्चों के लिए तो नहीं लिखा जाता है। और स्कूल में जिस तरीके से पुराने तरीके से इतिहास पढ़ाया जाता था तो उसमें अक्सर ही रट्टे और नाम और तारीखें महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो वो करना आसान भी नहीं है और एक्चुअली पॉइंटलेस है। उसका कोई उससे कुछ होता नहीं है। अगर आपको तारीखें याद हैं या आपको नाम याद हैं तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होता है। ये एक दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत है कि हम अक्सर ही इतिहास को राजाओं की कहानी के तरीके से बताते हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि बाबर था, फिर बाबर का बेटा हुमायूं था, फिर हुमायूं का बेटा अकबर था, फिर अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहां था, शाहजहां का बेटा औरंगजेब था। उसके बाद मुझे भी याद नहीं है। तो वहां पे मामला वहीं पे मामला खत्म हो जाता है। पर अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, जैसे हम जहाँ बैठे हैं वहां पे बात शुरू करने के पहले मैंने कॉफी पी, और मैं आपसे पूछूं कि भाई मतलब ये कॉफी कहाँ से आई? कॉफी तो हिंदुस्तान में शुरुआत से नहीं मिलती थी, कहाँ से आई? तो आपको पता चलेगा कि बहुत साल पहले अफ्रीका में, इथियोपिया में किसी पहाड़ में कुछ बकरियां कूद रही थी। और वो बकरियां कूदते कूदते उन्होंने कुछ बीज खाए पौधे के। वो बीज खाए तो वो और कूदने लगी। तो जो उनका गडरिया था उसने देखा कि ये तो बहुत उत्तेजित हो रही हैं, तो उसने वो बीज फिर उसने उनका निरीक्षण करना शुरू किया। करते करते पता चला कि ये उसका नाम फिर बाद में पड़ा कॉफी। और फिर वो यमन गया, यमन से गुजरात आया, गुजरात से कूर्ग पहुंचा, और वहां से हिंदुस्तान में कॉफी। और फिर हम लोग सब ने करीबन 17वीं शताब्दी से कॉफी पीना शुरू किया। जब कॉफी पीना शुरू किया घर में नहीं बनती थी। जैसे हमारे कैफेज हैं और बिस्ट्रोज हैं वैसे ही कॉफी पब्लिक जगहों पे बनती थी। अब लोग मिलते थे, वो एक दूसरे से बात करते थे कॉफी पे। जैसे कि चाय पे हम लोग अड्डा मारते हैं वैसे ही लोग उस समय में कॉफी पे अड्डा मारते थे। और जब बात करते थे तो बैठते थे तो राजा की भी बुराई करते थे और राजा के बारे में 5 बातें बोलते थे। और बोलते थे उसकी ना नीयत अच्छी नहीं है, या उसने ऐसे किया, तुम्हें मालूम है उसने वो उस आदमी के साथ क्या किया, उसको क्या कहा। और धीरे धीरे करके बहुत सारी जो आम जनता के बीच में बातचीत थी उसको एक जरिया मिल गया, एक जगह मिल गई जहाँ पे वो बातें होती थी। अब वो भी इतिहास है। और आपका जो आम रोजमर्रा का एक रिचुअल है, चाहे वो चाय पीना हुआ, कॉफी पीना हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ वो इतिहास है। तो आपका भी इतिहास है, मेरा भी इतिहास है, और राजा का भी इतिहास है। अब हम इतिहास को ऐसे सुनाएं तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकता है। पर अगर मैं बोलूं कि शाहजहां को कॉफी पसंद नहीं थी, वो कहता था कि ये क्या है, कड़वी कड़वी चीज लोग पीते रहते हैं, पान खाना चाहिए, आप हिंदुस्तान में तो आप पान खाएं। तो वो भी एक तरीके से शाहजहां का इतिहास हुआ। पर जो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जिससे हम इतिहास सिखा सकते हैं स्कूलों में, उसमें कहीं हम लोगों ने जाके चुना है सबसे जो नीरस तरीका है इतिहास पढ़ाने का। एक बात तो ये हो गई कि क्या कहानियां आप सुना रहे हैं इतिहास के नाम पे। दूसरा, कहीं ना कहीं हम लोग सब मानते हैं कि इतिहास कुछ हुआ था, किसी और के साथ हुआ था। जबकि आप अगर देखें इतिहासकार क्या करते हैं, उदाहरण के लिए भारत में बहुत लंबा संघर्ष चला अंग्रेजों के खिलाफ, और उसमें हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरोजनी नायडू थी, B.R. अम्बेडकर थे, बहुत सारे बड़े नेताओं के नाम हम ले सकते हैं। पर उसमें आम जनता भी थी। तो वो आम जनता कैसे उसमें योगदान देती थी, उस इतिहास के बारे में वो एक हर व्यक्ति का या हर इंडिविजुअल का अपना कहानी है। हर किसी के परिवार में, हाँ कि मेरे दादा शायद जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, खासतौर से अर्बन एरियाज में। मेरे घर में एक संदूक था, तो संदूक खोला तो मैंने देखा ये खादी की मोटी मोटी खद्दर की साड़ियां थी, और बिल्कुल नीचे तह में सुंदर जरदोजी वाली कपड़े थे, मतलब कतरने थी। तो जब मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये वो साड़ियां हैं जो तुम्हारी नानी ने बनाई थी। उन्होंने ये कतरने क्या थी, तो उससे पहले उनके पास जो साड़ियां होती थी उन्होंने बच्चों के कपड़े बनाने के लिए कतरने काट के रखी। तो साड़ी क्या की, कहती है जब स्वदेशी हुआ तो जाके आग में
फेंक दी। अब मेरी नानी तो कोई बड़ी नेशनल लीडर नहीं थी, पर वो एक इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन था, उसका योगदान था उस बड़े संघर्ष में। तो हमारे सबके घर में ऐसी एक कहानी है। इतिहासकार क्या करते हैं? इतिहासकार ये बहुत सारी कहानियों को लेते हैं, वो देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे या एक बड़े स्तर पे क्या चल रहा है, और उन कहानियों को पिरो के एक इतिहास की कहानी बनाते हैं। अक्सर ये कहानियां हमें अपने आर्काइव्स में मिलती हैं, चिट्ठियों में मिलती हैं, संदूकों में मिलती हैं, आर्काइव्स में मिलती हैं, अखबारों में मिलती हैं। उनको जोड़ के हम ये कहानियां बनाते हैं। पर कहानियां तो हर किसी के घर में हैं। अगर हम एक इतिहासकार के नाते इस तरीके के कनेक्शंस जोड़ पाए, जो कि हम एक्चुअली प्रोफेशनल स्तर पे करते हैं, एक इतिहासकार यही करता है, तो उन कहानियों के जरिए हम इंडिविजुअल लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे। और देखिए कुछ चीजें हैं मतलब अमूमन माना जाता है। अब उसका कुछ, जैसे मैंने जब अपने परिवार को बताया कि मैं इतिहास पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरी एक मौसी बोल दी क्या है गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो। पर हमारा क्या बैकग्राउंड है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जो तरीके हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, उनका क्या अपने आप में महत्व है, वो रोजमर्रा की प्रैक्टिसेस में है, पर उनके तैयार होने का भी अपना एक इतिहास है। और ये सब जुड़ के इतिहास बनता है। तो जब तक हम मानते रहेंगे कि इतिहास किसी और का, मतलब अकबर की कहानी है, तब तक शायद हम ये ना जोड़ पाए कि जब अकबर बीरबल के चुटकुले हम सुनाते हैं, वो भी अकबर की कहानी है। तो वो उस तरीके का कनेक्शन बनाना, जो कि जब भी आप एक अच्छे क्लासरूम में जाते हैं, और हम सबके जीवन में अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, और कई स्टूडेंट्स के अच्छे टीचर हिस्ट्री के टीचर होते हैं, वो ये बातें उजागर कर पाते हैं, ये कनेक्शंस बना पाते हैं। तो आप देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो अचानक से जो चीज़ नीरस दिखती है बाहर से, वो अचानक से एक लाइवली कलरफुल हो जाती है, और फिर इतिहास में रुचि लोगों की रहती है। इसका एक और पहलू है जो कि एक कह सकते हैं कि मेरी निजी टीस है, वो ये कि, और शायद ये दुनिया का की सच्चाई भी है, कि आपको नौकरी चाहिए। जब आप पढ़ेंगे और आपको नौकरी की ज़रूरत है, तो लोगों को ये समझना कि भैया इतिहास पढ़ने से या साहित्य पढ़ने से या समाजशास्त्र पढ़ने से आपको नौकरी कैसे मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं ये लग्जरी लगता है। पर जबकि जब मैं स्टूडेंट थी और मैं पढ़ रही थी, तो मैं देख रही थी कि मेरे ही समय के लोग, मेरे ही क्लासमेट जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वो मीडिया में भी जा रहे थे, लॉयर भी बन रहे थे, किताबें भी लिख रहे थे, सरकार में भी जा रहे थे। तो उस समय इस तरीके का ये जो डिमांड है कि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो आप हिस्ट्री पढ़ के फिर आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर निकलूं तो मुझे क्या नौकरी मिलनी चाहिए। वो कोरिलेशन जो हम इंजीनियरिंग में देखते हैं, उस टाइप का कोरिलेशन आप इतिहास जैसे सब्जेक्ट से, विषय से नहीं बना पाते हैं। तो शुरू से ही स्टूडेंट्स को बोला, शुरू से ही बहुत कम उम्र से ही देखते हैं कि छात्रों को बोला जाता है कि भैया इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आपका एक विषय है, पर इससे कुछ होगा नहीं, इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो एक मतलब शुरू से ही एक तरीके से अलगाववाद शुरू होता है। मतलब एक तरीके से हिस्ट्री में रुचि लोगों की कम होती है क्योंकि लगता है ये फालतू है, जबकि फालतू तो ये नहीं है। पर बेसिकली जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री के कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं जैसे इंजीनियर्स के होते हैं, तो शायद हिस्ट्री को एक अलग नज़रिए से देखा जाता या पढ़ा जाता, पर हिस्ट्री पढ़ना इम्पोर्टेंट तो है ही। और अब जब हमारी सरकारें हिस्ट्री को कहीं माइथोलॉजी से जोड़ देते हैं, कहीं हिस्ट्री को ऑल्टर करने लग जाते हैं, तो अगर हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी नहीं है तो सरकारें ये क्यों कर रही है? मेन मुद्दा है कि आपकी जो स्कूल की शिक्षा है या शिक्षा प्रणाली है या एजुकेशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, उसका क्या महत्व है। एक तो है कि आप प्रोफेशनल तैयार करें, जैसे फैक्ट्री चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं जिसको आप रोज यूज कर सकते हैं, वैसे ही इंसान प्रोड्यूस करेगी जिसको आप मशीन में छोटे छोटे पार्ट्स की तरह फिट कर सकते हैं।
एक ये है। दूसरा है कि आप नागरिक तैयार करते हैं। वो नागरिक कैसा नागरिक होगा, जैसे कि अक्सर ही बात में निकलता है कि सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है। बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि भारतीय होने का क्या मतलब है, हिंदुस्तानी होने का क्या मतलब है, कि आपका राष्ट्रगान क्या है, आपका राष्ट्रगान किसने लिखा, उसके शब्द क्या हैं। जब राष्ट्रगान गाया जाएगा तो आपको सावधान में खड़े होना है, उसकी तरफ कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तो एक तरीके से क्या, किस तरीके का नागरिक आप बनाएंगे वो आपकी शिक्षा से आता है। तो राष्ट्र कहाँ से आते हैं, या राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता कहाँ से आती है? वो आती है सेंस ऑफ बिलोंगिंग से, कि मैं इस का एक हिस्सा हूँ, जिसे हम राष्ट्रीय समाज कहते हैं या नेशनल कम्युनिटी कहते हैं। बिना इतिहास के आपको ये एहसास कैसे होगा? और हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र का, जो कि कश्मीर से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जहाँ पे एक भाषा नहीं, थैंकफुली अभी तक नहीं है, या एक धर्म नहीं है, या एक रीति रिवाज भी नहीं है, तो उस राष्ट्र को कैसे साथ में जोड़ा जाए, उसमें इतिहास की, या किस तरीके से हम अपना इतिहास बनाते हैं, वो एक बहुत ही केंद्रीय मुद्दा रहा है। जब 1947 में आज़ादी के बाद, और हिंदुस्तान के इतिहासकार हमेशा इस बारे में बहुत ही जागरूक रहे हैं कि वो 1947 का जो क्षण था, और वो हर किस्म के इतिहासकार, चाहे वो राइट विंग रहे हों, लेफ्ट विंग रहे हों, जैसे कांग्रेसी रहे हों, आरएसएस के रहे हों, हमें उनका एक बहुत, इस बारे में बहुत जागरूक थे कि वो 1947 का क्षण भारत के विभाजन का क्षण भी था। इट वाज अ मोमेंट ऑफ पार्टीशन। और वो जो नया भारत उभरा, जो हिंदुस्तान उस 1947 में तैयार हुआ, जो रिपब्लिक तैयार हुआ, वो एक बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा था। और सब आप देखेंगे कि इतिहासकारों के बीच में हमेशा ये चर्चा रही कि ये जो नया भारत बनेगा, जो नए राष्ट्र का निर्माण होगा, वो किस प्रकार का राष्ट्र होगा, उसमें हम कैसे योगदान देंगे। तो जब पहली कमिटियां बनी इतिहास की टेक्स्ट बुक्स लिखने की, तो वो पहली कमेटियों में हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन इतिहासकार बैठे। जैसे आरसी मजुमदार एक इतिहासकार थे, जो कि राइट विंग इतिहासकार थे, जिनको अब हिंदुत्ववादी इतिहासकार, जिनका भारत के इतिहास के बारे में एक सांप्रदायिक नजरिया था। बहुत प्रतिष्ठित इतिहासकार थे। उन्होंने जो पहली कमेटीज बनाई, उसमें रोमिला थापर जैसे इतिहासकार को रखा, जिनका विचारधारात्मक स्तर पे बहुत ही अलग एक सोच था। पर समझ ये थी कि बेहतरीन इतिहासकार, जो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे इतिहासकार हैं, वो आपका इतिहास, स्कूलों के बच्चे जो इतिहास पढ़ेंगे, उन कमिटीज में उस इतिहास लेखन की जिम्मेदारी इन इतिहासकारों की है, क्योंकि वो राष्ट्र बनाने का काम है। तो ये क्षण भी हमने देखा है। अब देखेंगे कि बहुत रिसेंटली तक, मतलब इस नई टेक्स्ट बुक्स के बारे में मैं नहीं जानती हूँ उतना, मतलब उनके इतिहासकारों के बारे में मैं टिप्पणी भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कई मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं, मेरे पियर्स हैं। पर आप देखेंगे कि अगेन इतिहास लेखन या इतिहास की किताबें बनाने का काम बेहतरीन इतिहासकारों ने किया, और उन किताबों में इतिहास को पढ़ने के जो समय के जो इस्टेब्लिश तरीके थे, वो उसमें आपको दिखेगा। जो उस समय की इस्टेब्लिश्ड मान्यताएं थी, शोध से जो इतिहास का जो शोध था उस समय में, वो आपको इन किताबों में दिखता है। और कैसे वो इतिहास का बोध भी बदलता है समय के साथ, वो भी आपको बदलती टेक्स्ट बुक्स में दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सोच नहीं गया है। और ये जैसे 1947 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हुई, 8 दिसंबर को इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस थी 1947 में। और एक क्षण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में देश भर के इतिहासकार जमा हुए। और वो इस बात से, मोहम्मद हबीब जो अलीगढ़ में इतिहासकार थे, जो उन लोगों में से थे जिन्होंने ये निर्णय लिया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो हिंदुस्तान में रहेंगे। मतलब इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और उसके लिए उन्हें काफ़ी झेलना भी पड़ा।
तो वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो दिया उसमें वो कह रहे हैं कि देखिए आने वाले दिनों में, अभी तक हम इतिहास लिख रहे थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें इतिहासकारों का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि किस हिंदुस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए हम इनका विरोध कर रहे हैं, उसको तैयार करने में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर आने वाले दिनों में हम किस तरीके का एक राष्ट्रीय समाज तैयार करेंगे, नेशनल कम्युनिटी तैयार करेंगे, उसमें भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर अभी तक हम उन लोगों के इतिहास के बारे में एक गौरवशील इतिहास तैयार करते आए हैं जो कि अलग अलग समय पे हिंदुस्तानियों का जिन्होंने नेतृत्व किया है, तो अब हमें उस इतिहास के बारे में लिखना है, जैसे कि कास्ट के मुद्दे पे, जाति भेदभाव के मुद्दे पे लिखना है, हमें किसानों के बारे में लिखना है, हमें उन लोगों के, उन तबकों के बारे में लिखना है जो अभी तक दबे हुए हैं, ताकि आने वाला जो हिंदुस्तान, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो समझे हमें किसके लिए लड़ना है। And we have to think of a national law, we have to think of a national community, so there is and you can see that there is thought, उसमें काफी सोच कि हम कैसे इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारे देश की परंपरा रही है, और सबसे बेहतरीन इतिहासकार हमेशा ही, फ्रांस के सबसे अच्छे इतिहासकार स्कूलों के टीचर होते थे। वो चूज करते थे कि यूनिवर्सिटीज की जगह हम स्कूलों में पढ़ाएं, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पे हम जब बच्चों को शुरुआत से ही एक तरीके का इतिहास का बोध देंगे तो वो बेहतर नागरिक बनेंगे। तो एक है कि आप नागरिक तैयार करते हैं, और दूसरा है आप किस प्रकार के नागरिक तैयार करते हैं, उसमें इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण, इतिहास लेखन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हिस्टोरियन के पास एक बेसिकली एक गोल है, विच इज कि एक प्रॉपर वेल राउंडेड सिटीजन जो हिस्ट्री को देख के अपने आप को अप्लाई कर सके नॉर्मल लाइफ। वो तो इसको लोग, मतलब गोल होना, इसमें मतलब ये नहीं है कि आप किसी टाइप के आइडियोलॉजी की तरफ आपका झुकाव है, बट ये माना जा रहा है कि अगर हिस्टोरियन का गोल है कुछ, जैसे राष्ट्र निर्माण हो, या जैसे जस्ट लेटिंग पीपल नो अबाउट द स्ट्रगल्स, कि हाँ जब महात्मा गांधी थे तो भगत सिंह भी थे, और नेहरू की ये पॉइंट ऑफ व्यू थी, या सरोजिनी नायडू ये कर रही थी। सो काफी लोग इसमें कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है, हमें एक तरह का पर्सपेक्टिव ही बना रहे उसकी वजह से। तो उस पे क्या हम कह सकेंगे? मतलब लेकिन आपको सच चाहिए कि मैं भी धांधले वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जैसा है वैसे बताइए। लेकिन इतिहास के बारे में सोचना, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं सुबह जब कॉफी पीती हूँ तो उसको अगर मैं समझना चाहती हूँ तो उसके बीच में सोच है। अगर आप, तो मेरी सोच होगी ना, तो मेरी क्या विचारधारा है, मेरी दुनिया के बारे में क्या समझ है, वो किसी ना किसी तरीके से वो मेरे हर एक्शन में निहित है। जब इतिहासकार इतिहास लिखते हैं तो वो वैसे भी चॉइस करते हैं। जैसे मैं अक्सर ही अपनी क्लास में, अगर मेरा कोई स्टूडेंट ये देख रहा होगा तो वो रोएगा, मैं अक्सर ही अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आपने सुबह से लेकर 9 बजे की क्लास है, आपने सुबह से लेकर अभी तक क्या किया? तो मुझे जवाब मिलेगा कि हम उठे, हम तैयार हुए, हमने नाश्ते किया, हमने बस पकड़ी, हम कॉलेज आ गए। तो ऑब्वियसली मैंने कहा आँख खोली कि नहीं खोली? खोली। तो मैंने कहा बताया नहीं। तैयार हुए, कौन सा दंत मंजन आपने इस्तेमाल किया, मतलब इको वजह इस्तेमाल की कि कोलगेट इस्तेमाल किया कि दातुन किया, ये बताया? नहीं बताया। नाश्ता किया, नाश्ता किसने बनाया? खुद बनाया कि मम्मी ने बना के दिया? ये नहीं बताया। ये सब भी तो हुआ दिन में ना। तो आपने चॉइस किया क्योंकि आपको समझ है कि मैंने आज, मेरा सबसे जरूरी काम क्या था? मेरा सबसे जरूरी काम था इस क्लास में पहुंचना, जो कि झूठ है, अक्सर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। पर आप इस क्लास में पहुंचे तो आप मुझे वो सिर्फ वही चीजें गिना के बता रहे हैं जो आपको क्लास तक पहुंचा रही लाई। तो मैंने आपको पूछा कि भाई आपने पोहा खाया कि पराठा खाया,
की सूखी ब्रेड और चाय पी के आ गए तो मुझे अंदाजा मिलेगा कि आपके घर की क्या स्थिति है। पापा ने बनाया कि मम्मी ने बताया, मुझे समझ में आ जाएगा कि घर में घर का काम कौन करता है। लेबर इज वेयर डज लेबर लाई इन योर हाउस, राइट? इफ आई हैव दिस इंफॉर्मेशन, मुझे ये जानकारी हो तो मैं आपका इतिहास आपके सामने रख सकती हूँ। पर आपने चूज करके मुझे कुछ तथ्य बताए। वैसे ही किसी भी इतिहास लेखन की प्रक्रिया में इतिहासकार चयन करता है, चूज करता है कि मैं ये तथ्य ये तथ्य, वो अक्सर ही उस इतिहासकार की क्या गेज है, उसकी क्या नजर है, उसकी क्या समझ है, उससे आता है। जब आप मुझे ये नहीं बता पा रहे हैं बिना चयन किए कि आपने सुबह से लेके अभी तक क्या किया, तो कैसे 100 साल का इतिहास मैं आपको बिना चयन के रखूंगी। पर सही इतिहासकार वो होगा, अच्छा इतिहासकार तो वो होगा जो जिन तथ्यों को, जिनसे वो सहमत नहीं है, उनको भी सामने रखने की क्षमता रखे। अक्सर तथ्य होते हैं ना, समझ नहीं आते हैं, उनको भी समझ के उनको भी सामने रख पाए, तो वो तो इतिहास लेखन हो गया। अब इतना लंबा इतिहास हमारा, उस पे कैसे चयन किया जाए कि बच्चों को क्या क्या स्कूल की टेक्स्ट बुक में क्या क्या, तो ये जो शंका है ना कि कुछ धांधलीबाजी हुई है, कुछ हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें झूठा इतिहास बताया गया है, वो शायद सही नहीं है। पर क्या चयन करके इतिहास रखा गया, ये बात है। अब उसमें किस चीज को चुना गया है और किस चीज को बाहर छोड़ा गया है, उस पे विवाद हो सकता है। जैसे आज के जमाने में अक्सर ही बोला जाता है कि मुगल हमारे इतिहास के लिए उतने जरूरी नहीं है। अब औरंगजेब बहुत बुरा आदमी था, औरंगजेब ऐसा था, औरंगजेब ऐसा था, अकबर भी सब लोग बोलते महान है, पर जरूर उसने भी कुछ किया होगा। और ये बाबर का तो मामला ही नहीं समझ में आता है। वो मतलब फरगना से उठ के फिर काबुल आके फिर हिंदुस्तान आके खरबूजे लेके आया। मतलब कोई आता है किसी के घर खरबूजे लेके? अब वो खरबूजे और तरबूज लेके हिंदुस्तान आ गया। अब सब बोल रहे हैं वो बहुत महान है, बहुत महान है। लोगों की शक को मैं समझ सकती हूँ। पर मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आप हटा दीजिए, आप बाबर को हटा दीजिए, बेचारे दुखी आत्मा हुमायूं को हटा दीजिए, आप अकबर को भी हटा दीजिए, जहांगीर अच्छा था, मजेदार था आदमी, उसको भी हटा दीजिए, आप हटा दीजिए सबको। आप मुझे बताइए कि आप बासमती चावल खाते हैं, उसको हटा सकते हैं? आप हिंदी 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 इतना दिन से चल रहा है, ये हिंदी कब की ये रवानगी क्या फारसी के बिना आ सकती थी? उसको हटा सकता। आप मुझे बोल रहे हैं कि जैसे बोला जाता है ना कि यूपी का क्या मामला है कि 2 कोस पे, 1 कोस पे पानी बदले 2 कोस पे बानी, बोली बदलती है। अब ये बोली शब्द मुझे बिना फारसी के दिखा दीजिए। हम 1950 के दशक में हिंदुस्तान में चलन चला था कि सारे उर्दू फारसी को साफ करके हम हिंदी शब्द, नए नए शब्द इजाद किए गए। कभी आपने अगर डिक्शनरी लिखने की, जो भाषाविद हैं वो आपको बता सकते हैं कि हमारी भाषाओं में चीजें हटाने का काम बहुत 1930 के दशक से बहुत तेजी से चल रहा है। तो जैसे जब मैं हिंदी में पढ़ाऊंगी और मुझे किसी को बताना है कि लैंड ओनरशिप, तो मैं क्या जाके बोलूंगी? भूमि पे स्वामित्व अधिकार, जमींदारी। हाँ भाई, जमीन तो भाई मतलब फारसी का शब्द है। एग्जैक्टली। हाँ, दारी भी फारसी से ही आया है। उसको जमीन पे ओनरशिप को अगर आपको बताना है तो वो बिना दारी के नहीं होगा, जिम्मेदारी, जमींदारी, ये सब आ जाएगा। अब मैं उस पे कह दूं कि जमीन पे मालिकाना हक, तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट लिखेंगे, मैं बोलूंगी जमीन पे मालिकाना हक, भूमि पे स्वामित्व अधिकार, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि ये हमारी भाषा। पर आप क्या ये आप अपनी अम्मा से बात कर सकते हैं बिना इन चीजों के? बंगाली में कहते थे कि माएं जब अपने बच्चों को सुलाती हैं तो बोलती हैं सो जा सो जा, बोर्गी आएंगे। बोर्गी शब्द कहाँ से? बोर्गी है एक लुटेरे के लिए शब्द, डाकू के, जैसे मध्य प्रदेश में बोलेंगे चंबल के डाकू आ जाएंगे।
वैसे ही बंगाल में बोलेंगे बोर्गी आ जाएंगे। पर ये जो जो हमारी दुनिया है उसमें आप अकबर बाबर को हटा दें, शौक से हटाइए। इसको कैसे हटाएंगे? कमीज पहनी है कि नहीं आपने? वो कमीज कब आई हमारी भाषा? कमीज एक्चुअली पुर्तगाली का शब्द है, वो हमारी भाषा में आया मुगल कोट से। उसको कैसे हटाएंगे? आपके 5 फिल्म के गाने नहीं बचेंगे अगर आप उन रागों को हटा दें। अब तानसेन को हटा दें तो कैसे चलेगा भाई? हिंदुस्तान के म्यूजिक के इतिहास से आपके कौन है जो हर रोज उठ के पहले 5 पाकिस्तानियों को गाली देते हैं? अभिजीत। वो कैसे गाना गाएंगे? करेक्ट। तो अगर आप इन राजाओं के नाम हटाना चाहते हैं, अब राजाओं के नाम हटा दें, पर अपना इतिहास आप इस दौर के बिना कैसे समझेंगे जहाँ पे चीजें आई, चीजें गई, चीजें मिली? जैसे अगर आप यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अगर आप बड़े शहर नहीं, शहरों के बाहर अगर जाएं तो आपको अक्सर ही मंदिर मिलेंगे जिन पे डोम रहता है। और मतलब जो तिकोने नहीं है, और जिनके गेट्स, दरवाजों पे जो बारादरी सी बनती है उस पे ऐसे कस्ट आर्चेस मिलते हैं। किसने उसको इंट्रोड्यूस किया? मुगल बादशाहों ने। तो आप बादशाहों को निकाल सकते हैं इतिहास से, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने मुगलों को अपने इतिहास से। और ये बहुत ही संकीर्ण सोच है जो सोचती है कि कुछ इंसानों के नामों को हटाने से इतिहास बदल जाता है। कि आप अकबर को हटा दें, औरंगजेब को हटा दें, नेहरू को हटा दें, आपका इतिहास बदल गया। वो चीजें, वो मुश्किल है। और वो बोध होना, तो वो समझ होनी अपने इतिहास के बारे में जरूरी है। दूसरी बात जो है, जो कि चयन के मुद्दे से जुड़ी हुई है, वो ये कि इतिहास लेखन अतीत के बारे में है, पर एक सोच के तरीके के रूप में वो आपके आसपास की दुनिया से डिटरमिन्ड होता है। और कहीं ना कहीं इतिहास लेखन एक तरीके से अतीत के बारे में लिखता है, पर ये सोच के कि किस तरीके का भविष्य हम बनाना चाहते हैं। तो मैं किस तरीके का, अगर मेरा हिंदुस्तान के बारे में ये समझ है कि ये एक भाषी, एक धर्म का, एक जाति प्रधान, एक कम्युनिटी प्रधान देश में बनाना चाहती हूँ आगे जाके, तो उसी तरीके के इतिहास का मैं बढ़ावा दूंगी। पर अगर मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की जो विविधता है उसको एक्चुअली मैं उसकी थोड़ी सी एक समझ में अपने छात्रों को दे पाऊँ या हिंदुस्तान के नौजवानों को दे पाऊँ, तो उसके लिए फिर अलग तरीके का इतिहास की समझ होनी पड़ेगी। अब जैसे ये कह रहे हैं कि मुगलों के नाम या उनके कालखंड में कुछ भी किया हुआ काम हिस्ट्री से हटा दो, ओमिट कर दो। आपने समझा इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है? पर जो अगर हिस्टोरियन प्रोफेशनली भी अगर यहाँ से जैसे आपने ये चॉइस लिया, 50 साल बाद जो ये चॉइस लेगा उसकी तो पढ़ाई एकदम अलग होगी आपसे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। वो कर पाने के लिए उनको हिंदुस्तान पूरा ध्वस्त करके नया हिंदुस्तान बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आप राजाओं को हटा सकते हैं, पर उस दौर की प्रक्रियाओं को कैसे हटाएंगे? जैसे ही मैं किसी को बोलती हूँ कि मेरा काम मुगलों पर है, तो सबसे पहले पूछते हैं वो औरंगजेब कैसा लगता है? अब ये औरंगजेब तो 1707 में चला गया ना, वो तो गुजर गया। अब मैं सोचूं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो जो भी है, उससे उसको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है, वो तो गया। पर उसको फर्क पड़ता था कि उसके पापा उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका बड़ा भाई उसके बारे में क्या सोचता है। पर मतलब 2025 में बैठ के कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो वो चर्चा फिर औरंगजेब के बारे में नहीं है। वो चर्चा है कि 2025 में क्या समाज है जो आज के निर्णय लेना चाहता है इस आधार पे कि 1658 में क्या हुआ। आप राजाओं को हटा सकते हैं, पर इतिहास राजाओं का नहीं होता है। और जैसे आज का समाज हम कितना भी मान लें कि एक व्यक्ति निर्धारित कर रहा है, उसमें अनेकों आवाजें हैं। और क्योंकि अनेकों आवाजें हैं, मुझे ये पूरा विश्वास है कि चाहे 50 साल बाद देखें, चाहे 100 साल बाद देखें, इस
दौर को इतिहास से इरेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ राजाओं की कहानी नहीं है, ये एक पूरे समाज की कहानी है। ये उत्तर भारत में इलाहाबाद में जो रह रहा था, सॉरी प्रयागराज में जो रह रहा था उसकी कहानी है, दिल्ली की कहानी है, अजमेर की कहानी है, मालवा की कहानी है, और गुजरात की भी कहानी है। उसमें आफ्टर बेचारा औरंगजेब तो गुजराती था, उसका जन्म तो दाहोर में हुआ था। गुजरात की कहानी है, बंगाल की कहानी है। तो इसको आप कैसे हटा सकते? आप नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये कहानी है, ये इतिहास है, हमारा अतीत है। हटा नहीं सकते इस पे तो हम है, पर हटा रहे हैं ये साइमल्टेनियसली। बट बेसिकली इनको लग रहा है कि हमेशा ये मुगल कालखंड को रोमांटिसाइज किया गया है। इस पे किसी ने मतलब प्रोबेबली आज के मुसलमानों को अपसेट ना करते हुए लिखा गया है कि जो आज का मुसलमान है या जो इस्लाम है उसको बिल्कुल ही क्रिटिकल लेंस से नहीं देखा गया है। तो अगर आज हिस्टोरियन मैं आपसे पूछूं, जो मुगलों का कालखंड था उसका एक फेयर एनालिसिस हो तो वो कैसे दिखेगा? देखिए, मामला सोच की संकीर्णता का है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये आप भाषा की का इतिहास भी लिख सकते हैं, पोशाक का इतिहास लिख सकते हैं। आपको क्या महक पसंद है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। आपको मतलब बेला की महक पसंद है, चंदन की महक पसंद है, मश्क की महक पसंद है, इन सबको मिला के हम अपने जब कहीं जाते हैं तो क्या परफ्यूम लगाते हैं, इन सब में मध्यकाल की आवाज बहुत तेज है। राजा जैसे कि किसी भी राजतंत्र का या किसी भी राजनैतिक प्रणाली का जो अध्यक्ष होता है, उसके हाथ में बहुत ताकत होती है, बहुत इट्स अ पोजीशन ऑफ ट्रेमेंडस पावर। और जैसे कि हम अपने समाज के बारे में भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा ताकत हमेशा ही एक डेंजर रखती है, अपने आप में खतरा है। इसीलिए प्रजातंत्र में इतने चेक्स और बैलेंसेस होते हैं। तो जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी ताकत है, क्या वो अच्छा इंसान था या नहीं, बिकम्स इररेलेवेंट। फिर वो महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, उसने कैसे उस ताकत का प्रयोग किया। कि मध्यकाल में युद्ध होते थे, अभी भी हो रहे हैं एक्चुअली, पर मध्यकाल में युद्ध होते थे। युद्ध में कोई एक दूसरे को गुलाब थोड़ी ना बांटता था, युद्ध में मारकाट होती थी। तो ये कि वायलेंस था हमारे इतिहास में, कि अनलिमिटेड या बहुत ज्यादा ताकत थी किसी कुछ लोगों के हाथ में, ये अमूमन हिस्सा है इतिहास का। उसका जो जिस प्रजा के ऊपर उसका राज था, उससे इंटरेक्शन कैसे था, और क्यों मुगल हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों के नाम हमें मुगलों से हम कैसे हिंदुस्तान को समझते हैं। अंग्रेजों के पहले द फर्स्ट टाइम देयर वाज यूनिटी इन दिस लैंड इन द नेम ऑफ हिंदुस्तान वाज अंडर द मुगल्स। कि सबसे अंग्रेजों के पहले कब हिंदुस्तान का सबसे स्पष्ट चेहरा हमें दिखता है, वो मुगल सल्तनत में मिलता है, मुगल बादशाही में दिखता है। और उसके विरुद्ध भी अनेकोनेक रिबेलियंस थे, वो भी हमें दिखते हैं। कहीं ना कहीं बहुत गहराई से मुगलों का प्रभाव हिंदुस्तान, आज के हिंदुस्तान में हमें इसलिए दिखता है कि जैसे मैंने कहा कि हमारी भाषाएं उनसे बनी हैं। हम बंगाल के बारे में क्या सोचते हैं, गुजरात के बारे में क्या सोचते हैं, कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब को एक स्पष्ट तरीके से लिखा गया मुगलों के काल में। तो जैसे कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ, उसे मुगल कहते थे कश्मीर जन्नत नजीर। तो हम उसका प्रोडक्ट है, उस पीरियड का हम प्रोडक्ट हैं। उससे हमें जो लीनिएजेस निकालनी है, जो उसकी हमें वंशावली निकालनी, आज के दिन में जो वंशावली निकालनी है, वो हमें अक्सर ही मुगल काल तक ले जाती है। तो क्या मुगल राजा बहुत अच्छे लोग थे? वो राजा थे। क्या उस दौर में वायलेंस हुआ, उसमें मारकाट हुई?
हाँ, क्या वो मारकाट अपने दौर की अजायब थी कि वही इकलौते थे जो जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, मुगलों के तहत लड़ाइयाँ हो रही थी? ऐसा नहीं है, वो भी हम जानते हैं। क्या मुगल सल्तनत और आज का हिंदुस्तान एग्जैक्टली सेम थे? नहीं। कोर्स नॉट। पर ये इमेजिनेशन, ये कल्पना एक हिंदुस्तान की, जिसको लेके फिर आगे 1857 के बाद से जो नई राजनीतिक समझ उभरने लगी, उसमें ये एक स्वरूप था, वो भी है। जहां तक क्या ये राजा, मतलब ये मुसलमानों के राज का दौर था, क्या ये राजा मुसलमान थे? हाँ। क्या ये सबको मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे थे? उसका हमें ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, और बहुत कोशिश की गई है। जैसे एस.आर. शर्मा थे, उन्होंने बहुत मतलब मेहनत की कि औरंगजेब के दौर में राज्य द्वारा, स्टेट द्वारा लागू किया गया कन्वर्जन, CA/NRC टाइप कुछ। हाँ, नहीं, कि धर्म परिवर्तन किया जाए जिसमें राज्य का अपना योगदान था। तो उन्हें 109, 10, 11 से ज्यादा संख्या में ये प्रमाण मिला नहीं। क्या राजा इस्लाम को अपहोल्ड कर रहे थे? इसको कहना शायद सही नहीं होगा। क्या वो मुसलमान थे? हाँ। पर क्या वो इस्लाम लागू कर रहे थे, सब पे शरिया लागू कर रहे थे? तो जैसे उदाहरण के लिए शरिया क्या हुआ, एक तरीके का एक लॉ कोड हुआ। तो अगर आप मुसलमान नहीं थे और आपके परिवार में झगड़ा हो रहा है संपत्ति को लेके, तो क्या आप शरिया के, जैसे कि हम जानते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन प्रॉपर्टी राइट अक्रॉस डिफरेंट रिलीजियस लॉ कोड, तो शरिया के जो अधिकार हैं वो शायद दूसरे समुदायों के नहीं हैं या उनसे अलग हैं। तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास ऑप्शन होता था कि आप अपने गांव के पंचायत के पास जा सकते थे, आप अपने शहर के सदर के पास जा सकते थे, आप अपने समुदाय के प्रमुख के पास जा सकते थे, और आप चूज करते थे कि आप किस लॉ कोड के तहत अपनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का समाधान निकालेंगे। इसमें ऐसा भी हमें प्रमाण मिला है, महिलाएं, खासतौर से विधवा महिलाएं, अक्सर ही सदर के पास जाके, वो चाहे मुसलमान ना रही हूँ, चाहे वो हिंदू रही हूँ, जाके बोली हैं कि इस न्याय संहिता के तहत मेरा ये अधिकार बनता है, मुझे ये दिया जाए, मेरे पति का देहांत हो गया, मुझे ये अधिकार दिया जाए। तो किस आधार पे हम राज्य को, उस राज्य व्यवस्था को मुस्लिम घोषित करते हैं? वापस इसी मुद्दे पे आता है कि राजा कौन था। तो आपने मान लिया कि राजा मुसलमान था, तो प्रजा भी उसके ही तहत थी, जबकि हम देखते हैं कि एक्चुअली लोग चूज कर रहे थे, उनके पास ये ऑप्शंस थे, और वो चूज कर रहे थे कि मेरे लिए क्या बेस्ट फिट है। तो उस तरीके का रिलेशनशिप हमें दिखता है। फिर वो एक लीगल प्रेसिडेंट बन जाता है कि एक हिंदू महिला, विधवा महिला गई, उसने कहा कि भैया शरिया के तहत मुझे बेहतर अगर मिल रहा है तो आप हमें दे दीजिए, तो फिर अगली वाली भी सोचेगी। तो इस तरीके से न्याय का चरित्र ही, या न्याय संहिता का चरित्र भी, जो रोजमर्रा में लोग इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली हम जानते हैं कि धर्म तो रोजमर्रा का मसला है। आपकी डेली प्रैक्टिस, आप सुबह उठ के किसको सोचते हैं सबसे पहले, उसका मसला है। उसमें किस हद तक राजा का मुसलमान होना आपके लिए महत्वपूर्ण था, या अकबर और जहांगीर के दौर में सबसे पावरफुल कौन था राजा के बाद? अब देखेंगे राजा मान सिंह थे। जब अकबर ने बोला कि देखिए मुझे लगता है कि मेरी ये सोच है, मैं कुछ अनुयायी चाहता हूँ, तो राजा मान सिंह ने बोला देखिए आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए आपका ये अनुयायी बनना। नेगोशिएशन हो गया ना। तो जब भी हम किसी राज्य को ऐसे स्लॉट कर देते हैं, जैसे हमारे टीचर थे बी.डी. चट्टोपाध्याय, तो बी.डी. चट्टोपाध्याय का एक किताब में एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि वो आधुनिक आदमी का घमंड है, जो कहता है कि आज मैं जिस तौर पे, जिस तर्ज पे दुनिया के बारे में सोचता हूँ, इतिहास में भी लोग उसी तर्ज से सोचते थे। तो आज के दिन में, पोस्ट पार्टीशन इंडिया में, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम होना मेरी आइडेंटिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 600 साल पहले भी लोग ऐसे सोचते थे। तो ये हमारे घमंड से बात आती है। आप अगर जानना चाहते हैं कि कब मुसलमान होना मुगलों का इतना महत्वपूर्ण बन गया, तो उसका भी अपना एक इतिहास है। 1857 में जब मुगलिया सल्तनत टूटी, और 1857 में जो सिपाही थे जो कि मेरठ से उठ के जा रहे थे दिल्ली,
तो उन्होंने तो एक मुसलमान मुगल बादशाह को ही घोषित किया ना, हिंदुस्तान का बादशाह, कहा कि आपके झंडे के तहत हम लड़ने को तैयार है। उन्होंने नहीं सोचा कि हम उसको एक मुसलमान को बादशाह घोषित कर रहे हैं कि नहीं। पर 1857 के बाद खासतौर से अंग्रेजों के राज्य में ये आइडेंटिटीज अपने आप में और ठोस और स्टैग्नेंट, स्थिर, स्थायी, एक तरीके से जैसे जड़ता हो जाती है ना, उस तरीके की जड़ता हमें 1857 के बाद हम एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के दौर में देख सकते हैं। एक चीज आपने इंटरेस्टिंग कही कि जब ब्रिटिश का रूल था तब इंडिया यूनाइट होना शुरू हुआ, और ऐसी यूनिटी मुगल एरा में भी थी। और जो आपने चॉइस ऑफ रिलीजन एज पर कन्वीनियंस, कि हाँ अगर मुझे शरिया के तरफ, नहीं, नॉट रिलीजन, लॉ कोड, या चॉइस ऑफ लॉ कोड एज पर कन्वीनियंस, कि शरिया की तरफ अगर मुझे ज्यादा प्रॉपर्टी मिल रही है एज अ वुमन, आई विल चूज दैट लॉ कोड। पर ये फिर तो जो क्लेम है कि तलवार के नोक पे भारत में इस्लाम आया, वो ऐसा तो नहीं हुआ। तलवार की नोकें भी आई और इस्लाम भी आया, बस लोगों ने दोनों को एक साथ जोड़ दिया कर है। दिया है, हाँ। तो जब आपने कहा कि मुगल रूल के टाइम पर इंडिया यूनाइट हुआ, तो यूनाइट होने के कारण क्या थे? अब यूनाइट होना, 1600 में यूनाइट होना और 1947 में यूनाइट होना अलग अलग बात है। पर ये आभास होना कि हम एक सल्तनत के बाशिंदे हैं, जिसका बादशाह ये, तो कश्मीर में भी लोग उस सल्तनत के हैं और बंगाल में भी हैं, वो एक आभास हम देखते हैं। और कहीं ना कहीं उसमें ये बात जुड़ी हुई है कि ये बादशाह एक तरीके की, हर राजा की अपनी एक भाषा होती है। हाँ, वो भाषा राजनीति की भाषा होती है। जिल्ले इलाही, बादशाह सलामत, ये एक तरीके से राजा की भाषा है। आप मेरे दरबार में आ रहे हैं, ये दरबार होना भी अपने आप में एक भाषा है। क्यों अकबर को बादशाह मानेगा आदमी? तो जो किसान खेती कर रहा है उसको बताया जा रहा है कि तुम अगर खेती कर रहे हो तो तुम्हारी 1/3 फसल राजा को कर के रूप में तुम दे रहे हो। तो क्यों दे रहा है? एक हो सकता है कि नहीं देगा तो उसे डर है कि उसको मारेंगे, पर जितने किसान हैं और जितने सेनानी हैं, जितने सेना है, उसमें तो अंतर है। तो कहीं ना कहीं वो किसान अग्री कर रहा है कि मैं इस राजा को कर दूंगा। किसान क्यों कह रहा है कि मैं इस राजा को कर दूंगा? क्योंकि राजा राज्य चलाता है और राजा न्याय करता है। तो अगर अन्याय हो रहा है तो मेरा जो मुझसे ऊपर जो अधिकारी है वो मेरे साथ अन्याय कर रहा है, तो मैं वो राजा के पास जाके न्याय मांग सकता हूँ। मांगते हैं, अक्सर ही मांगते हैं। जहांगीर ने राजा बनने पे सबसे पहले एक लंबी सी जंजीर पे एक घंटी लगाई थी कि जिसको भी राज्य में न्याय चाहिए वो आके घंटी बजाए, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, मैं आके उसकी बात सुनूंगा। तो ये कहना कि मैं एक न्यायपूर्ण राजा हूँ, इनके लिए बहुत जरूरी था। पर ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ कि राजा का काम है कि राज्य में शांति रखे और न्याय करे। राजा और प्रजा दोनों के बीच में एक तरीके से आम सहमति थी, वो राजनीति की भाषा है। मैंने मतलब 9 लखा हार पहना है, राजनीति की भाषा नहीं है। कि राजा और प्रजा के बीच में आम सहमति है कि इस राज्य का ये मतलब है, वो एक आम सहमति है। वो हम देखते हैं अलग अलग तरीके से मुगल राज्य में विकसित होती है, जहाँ पे इसका यही कारण है कि 1857 में जब राजा का लाल किले से बाहर कदम रखने लायक ताकत नहीं थी, तब भी जब सेनानियों ने विद्रोह किया तो वो दिल्ली पहुंचे और बोले कि बादशाह हिंदुस्तान, क्योंकि वो समझ कंटिन्यू करती गई। सो अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। हम आज के दिन में ये समझ रखते हैं कि हम एक प्रजातंत्र के में नागरिक हैं, तो उस समय में रियाया होने का, प्रजा होने का क्या मतलब था, वो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग शेयर्ड रहती थी। तो हमेशा ही राज्य या ताकत तलवार की नोक पे नहीं चल, इनफैक्ट जो तलवार की नोक पे चलती है वो बहुत छोटे समय के लिए चलती है, क्योंकि सिर्फ इतने ही दिन तक वो तलवार पहनी रहती है। Peace is necessary to keep order.
it's also, it has, if it's not shared, then how long does violence work? It's very simple. You look at the world around you. आज के दिन में हमारा जो समाज है उसमें एक आम सहमति जिससे हम सहमत हो नहीं हो एक विकसित हो रही है, which allows this politics to continue until you don't counter it politically. एक और चीज जो काफी लोग कहते हैं कि मुगलों ने आके हमारा धर्म खत्म करने की कोशिश की, मंदिर तोड़ने की कोशिश की, मस्जिद उसके ऊपर बनाने की कोशिश की। इसको कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रखें कि कैसे होता है ये, बाकी जगहों पे कैसे हुआ, यहाँ पे कैसे हुआ, तो कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए अगर हम इस पे थोड़ा बात कर सके तो। ये ना मुश्किल मुद्दा है। हाँ, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक इतिहासकार का जवाब है कि जब युद्ध होता है, और मैं बिना किसी धर्म को बीच में लाए बोल रही हूँ, जब युद्ध होता है तो आप कैसे स्थापित करते हैं कि मैं जीत गया? Where does my victory lie? मैंने तुम्हें हराया, तुम्हारे घर को ले लिया, तुम्हारे राज्य को ले लिया, तुम्हारी बीवी को ले लिया, तुम्हारे खजाने को ले लिया, तुम्हारे बच्चों को ले लिया, फिर भी वो जीत पूरी नहीं हुई। My victory is not complete till I even make your gods bow before me. ये दुनिया भर में युद्ध का नियम रहा है। आप यूरोप का इतिहास उठा के ले लीजिए। जब यूरोप अमेरिका गया, उसने अमेरिका पे अपना शासन स्थापित किया, कॉलोनियलिज्म स्थापित किया 1500 से, तो सबसे पहले उन्होंने जो वहाँ के लोगों के भगवान थे उनको जमीन में गाड़ा या जला दिया। तो दैट इज हाउ यू विन। हिंदुस्तान में इसका एक अलग इतिहास रहा है। बहुत लंबे समय से आपको ये उदाहरण मिलेंगे कि धार्मिक स्थलों पे अटैक होता आया है। मतलब बौद्ध स्तूपों पे, जैन मंदिरों पे, शैव राजा वैष्णव राजाओं के मंदिर तोड़ते थे, वैष्णव राजा शैव राजाओं के मंदिर तोड़ते थे। तो ये धर्म को बीच में या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बीच में लाना एक अपना एक तरीका, ये भी एक राजनीति की भाषा का हिस्सा रहा है। जो मुसलमान शासक जिन्होंने मंदिरों पे हमला किया उसका अपना, और उसको मंदिर पे हमला करने का जो अपना एक संदर्भ है। एक होता है कि मैंने मंदिर तोड़े, दूसरा होता है कि मैंने मंदिर का पत्थर इस्तेमाल किया। ये दो अलग अलग तरह का डिस्ट्रक्शन है। क्या वो व्यक्ति जो मंदिर तोड़ रहा था वो इस भावना से तोड़ रहा था कि मैं इस मंदिर को तोड़ने आया हूँ? उसके भी उदाहरण हैं। दूसरे उदाहरण ये भी हैं कि भाई आपने मंदिर को धमकी दी क्योंकि वो मंदिर उस राजा का मंदिर, तो वो उस दौर की राजनीति का हिस्सा है। उसमें मंदिर टूटे भी हैं। अब सब लोग मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, कोई ये बात नहीं करता है कि मुगल काल में सबसे ज्यादा मंदिर बने भी, और कई बार हुआ कि उन मंदिरों को बनाने के लिए जो ग्रांट्स दी जाती थी वो ग्रांट्स भी राजाओं ने दी। अब कोई मंदिर मिट्टी का तो नहीं बनता है ना, मंदिर बनते हैं पत्थर के, उस पे नक्काशी होती है, उसको सुंदर बनाया जाता है। उसके बाद आसपास के गांव उसको लैंड ग्रांट के रूप में दिए जाते हैं कि मंदिर को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। अक्सर ही हम पाते हैं कि कई लैंड ग्रांट्स राजाओं ने दी। जैसे राजा मानसिंह ने बंगाल में, बिहार में बहुत मंदिर बनवाए, जगन्नाथ का रिपेयर करवाया। उनको तो कभी कहा नहीं गया कि आप ना कीजिए। तो मंदिर तोड़ना नहीं तोड़ना, मंदिर बनवाना नहीं बनवाना, उसकी लैंड ग्रांट्स देना नहीं देना, ये सब चीजें हमको एक साथ होती हुई दिख रही हैं। जब टूटते हैं उसमें भी एक राजनीतिक स्टेटमेंट होता है, और जब उनको अपकीप किया जाता है वो भी। और औरंगजेब के दौर में तो दोनों ही उदाहरण मिलते हैं। औरंगजेब पैसा भी दे रहा है मंदिर बनने का, मंदिर के रिपेयर का। कई लोग बोल रहे हैं कि औरंगजेब की वजह से मंदिर टूट भी रहे हैं। तो वो एक इतिहास है। दूसरा इतिहास है जो किस तरीके से इसको याद किया जाए। आप अभी उत्तर से लेकर दक्षिण में कहीं चले जाएं, जहां आपको एक मंदिर दिखेगा जो थोड़ा सा रुइन में, पुराना मंदिर दिखेगा, ये रुइंड है, वहां पे आप 5 मिनट में पंडित से बात कीजिए, बोलेगा कि बहुत भव्य मंदिर था औरंगजेब ने। तो कहीं पे, चाहे औरंगजेब उस रास्ते गया भी ना हो, औरंगजेब वो मतलब एक तरीके से ऑल इनकम्पासिंग एंटिटी बन गया है, जिसकी मतलब दृष्टि से ही मंदिर टूट जाते थे। बट दैट इज द क्रिएशन ऑफ पॉपुलर नैरेटिव। वो एक तरीके से कहानी बनाई गई है जिसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। पर मेरे लिए जो ज्यादा जरूरी सवाल है कि मान लीजिए ये सब हुआ भी, तो ये सब
हुए 400 साल हो गया ना। हम लोग 2025 में किस तरीके का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हम वैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जो 1700 में था क्या? हमने सोच में या राजनीतिक तरीकों में या इंटरपर्सनल इंटर कम्युनिटी रिलेशंस में कोई और विकास नहीं आया है कि हम अभी भी वही तरीके अपनाना चाहते हैं जो कि 400-600 साल पहले लोग अपनाते थे? दैट आई थिंक इज अ फार मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे लिए सवाल ये नहीं है कि उसने तोड़े कि नहीं। एज अ हिस्टोरियन मेरे लिए सवाल है कि हम आगे तोड़ना चाहते हैं क्या, क्या तोड़ना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। पर अभी अगर काफी लोग मुगल हिस्ट्री जो हमारी एक शेयर्ड हिस्ट्री है जैसे हमने डिस्कस किया, उसमें रिविजन्स ओमिटेशन लाइक कुछ चीजें ओमिट करके कुछ चीजें रिवाइज करके, और अगर यही फ्री तरीके से वो करते रहे तो इसका आगे इम्पैक्ट क्या होगा? पहली बात तो गलत इतिहास होगा, that will be just wrong. We will be a people who will believe in wrong history. दूसरा है कि मतलब इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि हम एक सिंगल कम्युनिटी, सिंगल कास्ट, इस टाइप की चीजों को बढ़ावा दें। एक भाषा, एक धर्म और एक जाति का तबका, उसको बढ़ावा दें। इसके पीछे उद्देश्य यही है। ये सवाल हिस्ट्री का नहीं है, ये सवाल इतिहास का नहीं है, ये सवाल राजनीति का है। और इसके पीछे राजनीति है एक संकीर्ण देश तैयार करना, एक विविध विरासत को दरकिनार करके एक संकीर्ण देश तैयार करना जो कि सिर्फ कुछ इंटरेस्ट को सर्व करे। जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इतिहास पढ़ने का क्या फायदा, वैसे तो मतलब बहुत मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स बहुत बुद्धू वाले सवाल भी पूछते हैं, इतिहास पढ़ने का क्या फायदा? और कोई फायदा नहीं है, जाओ नहीं पढ़ो। पर इतिहास पढ़ोगे तो दुनिया को समझोगे, दुनिया को समझना है, दुनिया को समझ के उसमें कुछ बदलाव लाना है तो इतिहास पढ़ो। पर वो किस तरीके की सोच रख के तुम दुनिया से मिलने जाओगे, वो है आप, वो डिसीजन है कि आप एक नैरो सेक्टेरियन बिगटेड अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं कि आप यू एक्चुअली वांट टू लुक अपॉन अ पास्ट व्हिच गिव्स यू प्राइड कि ये विविध देश है जिसमें इतनी भाषाएं हैं, इतने प्रकार के लोग हैं, इतने रहन सहन के तरीके हैं, या हम लोग सब एक करण जौहर की फिल्म की तरह यूनिफॉर्म में शिफॉन साड़ी और लगा के खड़े हो जाएं। दैट इज रियली अ चॉइस टू बी मेड, एंड ये चॉइस हमारे सामने आज के दिन में हमारे आम जीवन के हर पहलू में हमारे सामने ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है। आप क्या खाएंगे, आप क्या भाषा बोलेंगे, आप किससे प्रेम करेंगे, आप इन सब दायरों में हमसे ये बोला जा रहा है, ये चॉइस आपको करना है। काफी इतिहासकारों को कहा जाता है कि यू आर एन मुगल अपोलोजिस्ट, विच इज समथिंग दैट आई डोंट गेट इट। मतलब आप तो सिर्फ वो टाइम पे जो हुआ था उसको एक तरह से बस बता रहे हैं। जैसे आपने वो एग्जाम्पल दिया कि आप सुबह उठे, आपने 10 चीज की पर आप 5 बताते हैं। जैसे अगर मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि चाय बन रही है, तो मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा दुकान से लाने तक के, चाय की पत्ती डाल रही है, थोड़ी उबल रही है, फिर आपने दूध डाला, शक्कर, दैट्स अबाउट इट, फुल मार्क्स। तो ये करने से लोग कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट चीजें आप ओमिट कर देते हैं, और जो ग्लोरिफिकेशन वाली चीजें है जैसे अकबर अपने दरबार में रिलीजियस डिबेट रखता था, ये आप हाईलाइट कर देते हैं। तो ये डिसीजन, वापस उस पर थोड़ा बात करें कि ये डिसीजन क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, वो कैसे लेता है? एक तो कुछ पर्सनल प्रेफरेंस होती है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर इतिहास लेखन का काम एक विचारधारात्मक काम है। अब आप देखेंगे, आप पहली बात तो ये जिस इतिहास के बारे में बोला जा रहा है उस तरीके का इतिहास कई दशक हो गए कि लोग ऐसा लिख रहे थे। अगर आज के दिन में मुझसे पूछा जाए कि आज के दिन में इतिहासकार किस तरीके से इतिहास लिख रहे हैं, तो जैसे अकबर मेरा फेवरेट राजा है। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, गबरू था, उसको हाथियों से लड़ने का शौक था, वो बहुत सारी ऐसी चीजें करता था जो कि मतलब रात को निकल जाता था शहर में घूमने। वो इंटरेस्टिंग था, पर उसके दरबार में बहुत सारी चीजें लिखी गई। तो एज ए हिस्टोरियन इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी दैट आई हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेस फ्रॉम दैट पीरियड। तो जब अकबर के दरबार के या शासन के बारे में मैं
लिखती हूँ तो मैं पाती हूँ उस समय का जो आर्काइव मुझे मिलता है, उस समय के जो टेक्स्ट मिलते हैं, जो किताबें मिलती हैं, जो उस समय का लिखा गया है, एक तरीके से जो साम्राज्य उभर रहा था जमीन पे, उसका एक प्रतिबिंब उस दौर की किताबों में, मतलब जैसे वो साम्राज्य उभर रहा था जमीन पे, हिंदुस्तान की जमीन पे, वैसे ही उन किताबों के पेजेस पे, उन किताबों के पन्नों में भी उसे तराश के खड़ा किया जा रहा था। उसमें एक चीज जो दिखती है वो ये कि जो लोग लिख रहे हैं कोई सेंट्रल एशिया से, फरगना से आए हुए लोग नहीं है। बदाऊं में बैठा एक आदमी, बदाऊं से उठ के आया एक आदमी लिख रहा है, आगरा के छोटे से गांव से उठ के आया एक आदमी लिख रहा है, गुजरात में बैठा एक आदमी लिख रहा है, और वो सब कोशिश कर रहे हैं समझने की ये किस प्रकार का साम्राज्य तैयार हो रहा है, उसमें कितने प्रकार के लोग हैं। तो जैसे अबुल फजल लिखते हैं अकबरनामा, उसमें एक हिस्सा है आईने अकबरी, उसमें एक पूरा चर्चा है, उसमें हिंदुस्तान की क्या भाषाएं हैं, हिंदुस्तान में क्या किस प्रकार के धार्मिक लोगों के विश्वास हैं, तरीके हैं, समुदाय हैं। एक पूरा डिस्कशन फॉर एग्जाम्पल कबीर और कबीरपंथियों पे है। कबीरपंथी उस समय थे नहीं, क्योंकि वो जानने की कोशिश, सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक तरीके से फैला के लोगों को दिखवा, वो तस्वीर बना रहे हैं उस साम्राज्य की जो उस समय उभरता है। तो जो चीज हम आज के दिन में हिस्टोरियंस करते हैं, हम देख रहे हैं उस समय भी वो कोशिश की जा रही है। वो कोशिश इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि अकबर महान बादशाह था, वो कोशिश इसलिए भी की जा रही है कि इतना बड़ा एक साम्राज्य तैयार हो रहा है। जब इस तरीके का आर्काइव उपस्थित है जो कोई धर्म प्रधान या धर्म विशेष पे जोर नहीं दे रहा है, उसमें लगभग आपको दरबार में विवाद दिख रहे हैं, क्योंकि लोग बोल भी रहे हैं कि भैया तुम्हारा काम है तुम इस्लाम लोगों पे लागू करो, और दूसरे हैं जो बोल रहे हैं कि देखिए अमीर खुसरो की एक पोएम है, उससे ये शब्द है ना कि दीन एक है, तो उसके पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं, और ये चॉइस आपको दिख रहा है कि उन विवादों से उभर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ उस समय लोग जिस तरीके, उससे लोग गुस्सा भी हो रहे हैं। जब रामायण ट्रांसलेट होती है फारसी में, अकबर के दरबार में रामायण महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो बदाऊनी करके एक इतिहासकार था जिसका, जो कि सुंदर लिखता था, तो उससे कहा जाता है कि देखो ये ट्रांसलेट तो हो गई, इसकी भाषा तुम एडिट कर दो, इसको ठीक कर दो। तो कर रहा है, और रात को जाके लिख रहा है अपने सीक्रेट, एक उसकी सीक्रेट हिस्ट्री है कि मुझसे इतना खराब काम करवाया, मैं इतना बड़ा मुस्लिम आलिम हूँ, मैं इतना, मतलब आई एम सो, मुझसे किताब आप काली किताब ट्रांसलेट करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उस समय लोगों को पसंद आ रहा था कि अकबर इस विविधता के साथ एंगेज कर रहा है, पर हमें वो इतिहास मिल रहा है। तो अगर उस समय के इतिहास का एक असली तथ्य पे आधारित, उस समय के आर्काइव पे आधारित मुझे कहानी बतानी है, तो मुझे ये रखनी पड़ी। अब आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ी ना अपॉलोजिस्ट हो गई। आई एम सीइंग अ प्रोसेस, मुझे अपने आर्काइव्स में जिसका सबूत मुझे मिल रहा है उससे मुझे तस्वीर उभरती दिख रही है, उसको मैं अलग अलग तरीके से समझ सकती हूँ। पर ये एक तरीके से वो दरबार फिर एक उदाहरण बन जाता है कि कैसे इतनी बड़ी क्षेत्र को समझा जाए। वो कोशिश हमें दिखती है उस समय के मटेरियल में। अब आप चाहते हैं कि मैं हर चीज को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखूं, तो ये आप मुझे बोल रहे हैं कि अपने दिमाग को छोटा करो, वो करना मुश्किल काम है। आगे जो स्टूडेंट आपके हिस्ट्री पढ़ना चाहे उनको प्लीज सब स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हाँ, तो उनको जो उनके प्रीकंसीव नोशंस जो होते हैं, वो कौन से प्रीकंसीव नोशंस उन्हें घर छोड़ आने चाहिए? हिस्ट्री बोरिंग है। ओके। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही थी तो मुझसे पूछा गया कि तुम हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहती हो, तो मैंने कहा कि देखिए मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है, और एक ही स्रोत है जिसमें कहानियों का भंडार, अपार भंडार है, और वो इतिहास है। तो
इतिहास बोरिंग नहीं है, उसमें हर स्टूडेंट को अपने पसंद की कुछ कुछ कहानियाँ मिल जाएंगी। दूसरा ये कि इतिहास फालतू चीज़ नहीं है कि आप कोई इस दुनिया में आप घर से बाहर कदम रखते हैं। जैसे कि मेरे एक दोस्त थे, उनकी मम्मी रोज सुबह उनको फोन करके बताती थी राहु कालम, आज बेटा इतने बजे से इतने बजे ये ना करना, राहु कालम। तो हम लोग सब उस पे हंसते थे कि क्या है, मतलब मम्मी ने बोला नहीं करने को, राहु कालम राहु कालम। उसको फोन करके पूछते थे सुबह बारिश होगी, राहु कालम कितने बजे। वो एक ट्रेडिशन है और हर ट्रेडिशन की जड़ इतिहास में है। तो अगर आपको अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा सा भी समझना है तो आपको इतिहास में थोड़ी रुचि, इतिहास को थोड़ा, और आखिरी जो कि मेरे लिए सबसे जरूरी बात है, जो कि एक विचारधारात्मक बात है, कि आने वाला दुनिया कैसे आपको बनाना है। आजकल हम उस दुनिया में रहे नहीं हैं कि जैसे चल रहे हैं चलते जाएं, कि पेट्रोल फूक रहे हैं, फूके जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं, कि प्रदूषण हो रहा है। अब वी आर ऑन अ क्लॉक एंड दैट क्लॉक इज टिकिंग। हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान, इसके बारे में जागृत रहना पड़ेगा कि आने वाला दिन या आने वाली दुनिया में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर वो आप अपने अतीत को समझे बिना नहीं कर पाएंगे। दैट आई थिंक इज, उसके बाद आपको वो हिंदू मुस्लिम करना है कीजिए, नहीं करना है तो बहुत अच्छा रहेगा, पर जितना दिमाग खुलेगा उतना बेहतर आप आगे की दुनिया को बना पाएंगे। Thanks for watching. Stay tuned with us and hit the like, share, and subscribe buttons.